तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है तोते की शिक्षा। कक्षा 7 में ये पाठ हमारा दिया हुआ है, रविन्द्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ है यह। और ये एक व्यंग्य परक रचना है जिसमें तोते को किस तरह से सिखाने की बात हो रही है कि वो तोता को हर तरह से पारंगत कर दिया जाए, पंडित बना दिया जाए। आज की शिक्षा व्यवस्था पर एक करारा चोट करती है। और ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह से हम भी आजकल के बच्चों पर पूरी चीज़ें थोप देते हैं और उस पर प्रेशराइज उसको कर देते हैं कि उन्हें तो ज्ञान प्राप्त करना ही है, पंडित बनना ही है। तो इसका हम लोग पाठ वाचन करते हैं यहाँ पर और साथ में व्याख्या भी करते हैं। एक था तोता, वह बड़ा मूर्ख था। गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था। उछलता था, कूदता था, उड़ता था, पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का, इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता है। कि वो तोता को समझ रहे थे राजा कि ये राजा किसी काम का नहीं, या कुछ नहीं करता है, किसी तरह से बोलता नहीं है, पंडित नहीं है, और उल्टा हमारे बाजार का चीज, हमारे जो बाग का चीज है वो खा पी जाता है। मंत्री को बुलाकर इस तोते को शिक्षा दो। राजा ने कहा कि इस तोते को शिक्षा दो, इसे पढ़ाकर पंडित बनाओ। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ कि बहुत गहराई से सोचा गया कि आखिर यह तोता क्यों ज्ञान से अनभिज्ञ है। निष्कर्ष निकला, तोता अपना घोंसला साधारण खरपतवार से बनाता है। ऐसे आवास में विद्या नहीं आती। कि खरपतवार से और झाड़ फूस से बनाता है तो ऐसे घर में विद्या नहीं आती। तब क्या किया जाए। इसलिए सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। सुनार बुलाया गया, वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट गया। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। कि वो उसे देख रहे थे कि किस तरह से पिंजरा को बनाया गया है। कि झाड़ फूस के घर में विद्या नहीं प्राप्त कर सकता है तोता, तो उसके लिए सोने का पिंजरा बनाया गया। कोई कहता शिक्षा की तो इति हो गई, कोई कहता शिक्षा ना भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना। इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार की थैलियां भर भर कर इनाम मिला। सभी अपने अपने पैकेट गर्म करने में लगे हुए थे। वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। पिंजरा बन गया, सुनार चला गया। पंडित जी को तोते की विद्या पढ़ाने बैठे। वे बोले, वह यह काम इतनी कम पोथियों से नहीं चलेगा। राजा के भांजे ने सुना। उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वालों को बुलवाया। पोथियां बनने लगी और उनकी नकल होने लगी। नकलों के और भी नकलों की और नकलों के पहाड़ लग गए। मतलब कि कॉपी पर कॉपी, कॉपी पर कॉपी, बहुत सारी कॉपियां तैयार हो गई उस तोते को पढ़ाने के लिए। जिसने भी देखा उसने यही कहा कि वाह, इतनी विद्या को धरने की तो जगह भी नहीं रहेगी। वह छोटा सा तोता कितनी सारी विद्या को ग्रहण करेगा। नकल नवीसों को भी ढेर सारे इनाम दिए गए। जो नकल कर रहे थे, जो कॉपी कर रहे थे, पहले प्रिंटिंग का ज़माना नहीं था, प्रिंट नहीं होते थे, तो कॉपी की जाती थी। सेम टू सेम चीज़ों को दूसरे पेज पर लिखा जाता था। तो उन्हें भी ढेर सारा इनाम दिया गया और चलते बनाया गया। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उनकी दुनिया में तंगी का नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। वो लिखने के कारण, नकल करने के कारण, कॉपी उसकी बनाने के कारण इतने पैसे उनको मिले कि जीवन भर वो बैठ करके खा सकते थे। कीमती पिंजरे की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतना व्यस्त कि व्यस्तता की कोई सीमा न रही। मरम्मत के काम भी लगे ही रहते। फिर झाड़ पोछ और पॉलिश की धूम भी मची ही रहती थी। जो देखता यही कहता कि उन्नति हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। इन कामों पर अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों को देख रेख करने पर और भी अनेक लोग, कि काम को देखने वाले और भी काम वाले लगाए गए। सभी को नौकरी मिल रही थी, सभी को काम मिल रहा था, सभी के पैकेट गर्म हो रहे थे। सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन ले लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। वे और उनके चचेरे, ममेरे, मौसेरे, भाई बंद बड़े प्रसन्न हुए और बड़े बड़े कमरों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। संसार में और अभाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। कि कितना भी प्रशंसा कर दिया जाए, कितनी भी उनके को दे दिया जाए, लेकिन जो निंदक होते हैं, जो आलोचना करने वाले होते हैं, वो आ ही जाते हैं। वो कहीं ना कहीं से निकल ही जाते हैं।
एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं। वे बोले, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। कि केवल पिंजरा बन रहा है, उसका रख रखाव का तैयारी हो रहा है, लेकिन तोते की शिक्षा कैसे हुई इस पर तो कोई चर्चा नहीं हो रही है। बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, यह कैसी बात सुनाई पड़ रही है? भांजे ने कहा, महाराज, अगर सच सच बात सुनना चाहते हैं तो सुनारों को बुलाइए, पंडितों को बुलाइए, नकल नवीसों को बुलाइए, मरम्मत करने वालों को और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए। निंदकों को हलवे पूड़ी में हिस्सा नहीं मिलता, इसीलिए वे ऐसी ओछी बातें करते हैं। ऐसा कर करके राजा को शांत कर दिया जाता है। जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ साफ तौर से समझ लिया। भांजे के गले में तत्काल सोने के हार पहनाए गए कि वाह, भांजा तो बहुत तेज है और अच्छे तरीके से अपने बात को रखा है, तो उसे सोने का हार पहना दिया गया। राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से ये देखे कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके और तेजी के साथ चल रही है। जब हम दूसरों पर काम कभी थोप देते हैं और बोलते हैं कि वो काम हमारा कर दे, तो वो काम कितना सटीक हो सकता है, इसका अंदाजा तो हम लोग लगा सकते हैं। एक दिन वे अपने मुसाहिबों, मुहलगों और मित्रों और मंत्रियों के साथ स्वयं ही शिक्षाशाला में आ धमके। उनके पहुंचते ही ड्योढ़ी के पास शंख, घड़ियाल, ढोल, तासे, नगाड़े, तुरहियां, दमामे, बांसुरियां, झाल, करताल, मृदंग आदि आदि आप ही आप बज उठे। कि राजा जब आते हैं तो उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए बहुत सारी तैयारियां रहती हैं। तो शंख बजने लगे, घड़ियाल बजने लगे, ढोल, तासे, नगाड़े सब बजने लगे। मिस्त्री, मजदूर, सुनार, नकल नवीस, देखभाल करने वाले और उन सभी के ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई जय जयकार करने लगे कि राजा की जय, राजा की जय। चापलूसों की कमी नहीं होती है और हमारे समाज में अभी भी चापलूस काफ़ी भरे हुए हैं। किसी भी पद की बात हो, किसी भी संस्था की बात हो, तो वहाँ चापलूसों की कमी रहती नहीं है और वो अपनी चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। भांजा बोला, महाराज देख रहे हैं ना। महाराज ने कहा, आश्चर्य, शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा कि क्या तारीफ की जाए, ये नहीं समझ में आ रहा है। इतना आप लोग अच्छा अरेंजमेंट करके रखे हैं। भांजा बोला, शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं कि इतनी तैयारियां की गई है, इतना साज सामान किया गया, तो इसके पीछे की भी बात कम नहीं है। राजा प्रसन्न होकर लौटे। ड्योढ़ी को पार करके हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास के झुरमुट में छिपा बैठा एक निंदक बोल उठा। निंदक तो हर जगह है, आलोचना करता तो हर जगह होते हैं। वो बोल उठा, महाराज, आपने तोते को देखा भी है, आपने सारी व्यवस्था देखी, लेकिन जिस काम के लिए इन सबको लगाया गया उस तोते को देखा है? राजा चौंके, बोले, अरे हाँ, यह तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था, तोते को तो देखा ही नहीं। लौट कर पंडित से बोले, मुझे यह देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया। देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई ही नहीं पड़ता था। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की जरूरत ही क्या है, उसे तो देखे बिना भी काम चल सकता है कि अब तोता देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब इतना अच्छा पंडित पढ़ा रहे, इतना कॉपी किए हैं, इतना सारा पोथी पत्रा लेकर के बैठे हैं, तो इसका मतलब वास्तव में तोता को शिक्षा मिल रही है। उस राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्त में कहीं भूल चूक नहीं है। पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, थी सिर्फ शिक्षा। खाना पानी कुछ नहीं वहाँ पर दिया गया था, केवल किताबें और के पन्ने वहाँ पे रखे हुए थे। यानी ढेर पोथियों के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेड़े जाते थे। तोते का गाना तो बंद हो गया था, चीखने चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। तोते का मुंह ठसाठस भरे जाने से बिल्कुल बंद हो गया था। देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते कि तोता के मुंह में अनाज होना चाहिए था, पानी होना चाहिए था, उस जगह पर कागज फाड़ करके पेंसिल की नोक से उसमें को घुसा दिए गए थे। तोता दिन भर इस उत्तम व्यवस्था के बीच अधमरा होता गया। देखभाल करने वालों ने समझा कि प्रगति काफी आशाजनक हो रही है, फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूट नहीं पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता था और बड़ी ही बेचैनी के साथ अपने पंख फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह आदमी रोगी चोंच से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा हुआ है, कि वह व्यक्ति जो है, वह जो तोता है, वह पिंजरे की सलाखों को काटने में लगा हुआ है, जो थोड़ा बहुत उसके मुंह में जगह बचा हुआ है, कि वह उड़ जाना चाह रहा है, आज़ाद होना चाह रहा है। कोतवाल गरजा, यह कैसी बेअदबी है।
फौरन लुहार हाजिर हुआ, आग, भट्टी और हथौड़ा ले करके। ऐसी धमाधम लोहा पिटाई हुई कि कुछ न पूछिए। मतलब पिंजरे को और सख्त और मजबूत बना दिया गया। लोहे की सांकल तैयार की गई और तोते के पर भी काट दिए गए। तोता उड़े कैसे? तोता का पर भी काट दिया गया, लोहे की सलाखें भी तेज कर दी गई। राजा के संबंधियों ने हांडी जैसे मुंह लटकाकर और सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के पक्षी सिर्फ बेवकूफ ही नहीं, नमक हराम भी हैं कि इतना ऐशो आराम मिलने पर भी ये भाग जाना चाह रहे हैं। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा ले लेकर वह कांड रचाया जिसे शिक्षा कहते हैं। एक हाथ में भाला लेकर के एक हाथ में कलम लगी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इस व्यवस्था को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इस शिक्षा व्यवस्था पर करारा चोट किया है इस कहानी के माध्यम से। लुहार का काम धंधा बेहद बढ़ गया और लुहारिन के अंगों पर सोने के गहने शोभा देने लगे। मतलब कि लुहार के भी घर में धन दौलत की कमी अब नहीं रही। और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे बहुत इनाम दिया। तोता मर गया। कब मरा इसका कोई निश्चय भी नहीं कर सकता। कमबख्त निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। निंदक जो थे वो अफवाह फैला दिए तुरंत से कि तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलवाया और कहा, भांजे साहब यह कैसी बात सुनी जा रही है? भांजे ने कहा, महाराज तोते की शिक्षा पूरी हो गई है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। राजा ने पूछा, अब भी वह उछलता कूदता है? भांजा बोला, अजी राम कहिए, अब भी उड़ता है? ना, कतई नहीं। अब भी गाता है? नहीं तो। दाना ना मिलने पर अब भी चिल्लाता है? ना। उस उत्तर दे रहा है भांजा उसका कि ना, अब तो वो ना गाता है, ना खाता है, ना पीता है, ना उछलता है, ना कूदता है। राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा जरा। तोता लाया गया, साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए, सारे कोई आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया। तोते ने ना हाँ की ना हूं की। उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाने जरूर लगे। बाहर नव वसंत की दक्षिणी बयार अब भी उसी तरह बह रही थी। इस प्रकार से तोता मर चुका था और तोते को ज्ञान देने के चक्कर में कितने लोगों ने अपना अपना से उल्लू सीधा कर लिया था और बेचारे तोते के प्राण निकल गए थे। तो ये थी हमारी कहानी, आज की व्यंग्य कहानी, जो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पर चोट करती है और यह बताती है कि किस तरह से आज की शिक्षा व्यवस्था भी जबरन बच्चों पर लाद दी जा रही है और उसके बोझ तले वो दबे जा रहे हैं। हमें ज़रूरत है इस शिक्षा व्यवस्था को हल्का बनाने की, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ने की। तो आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगले एक वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।